भक्तगणों, आज आपको शिशु की प्रसन्नता और किलकारियों के बारे में बताऊंगा। कल का वीडियो में आपको शिशु को समुचित आहार कैसे देना चाहिए, वैज्ञानिक बातें बताई थी। आगे आज शिशु की प्रसन्नता और किलकारियों के बारे में बताऊंगा। सुनिए। बच्चे के जीवन में हंसी खुशी का एक विशेष महत्व है। नंबर 1, माँ के दुलार व नाक से रगड़ने पर एक माह का बच्चा मुस्कुराने लगता है। माँ के दुलार व नाक से रगड़ने पर एक माह का बच्चा मुस्कुराने लगता है। नंबर 2, बिना छुए तो माँ का बच्चा मुस्कुराने लगता है। तीसरा, 3 माह में शिशु अपनी माँ को पहचानने लगता है और अपनी माँ के साथ मुस्कुराने लगता है। चौथा, 6 महीने का बच्चा शीशे में अपनी तस्वीर देखकर खुश होने लगता है। 5वां, 7 माह का शिशु अपने हाथों से खिलौने खींचने की कोशिश करता है। 6वां, 9 माह का बच्चा अपने से दूर पड़े खिलौने को पकड़ने का प्रयास करता है। 7वां, 1 साल का बच्चा माँ की नकल करने की कोशिश करता है। इसके बाद है सुनना और समझना बच्चे का। इसके बारे में बताऊंगा। पिता माता को यह जानना चाहिए कि उनका बच्चा सुनने और समझने का प्रयास करता है या नहीं। इस संबंध में उनको निम्न स्थितियां दी जा रही हैं। 1 माह का बच्चा अपना सिर उधर करने का प्रयास करता है जिस तरफ से आवाज आ रही होती है। बोलना, 9 माह की उम्र में शिशु दादा मामा टूटी फूटी भाषा में आवाज निकालने की कोशिश करता है। 1 साल की उम्र में वह अपने 2 शब्द बोलने लगता है। 2 साल की उम्र में वह 20 से 25 शब्द बोलने लगता है। 3 साल की उम्र में बच्चा लगभग 250 शब्द, वह कुछ बच्चे अधिक बोलना सीख जाते हैं। इसके बाद है बढ़ती उम्र के साथ शिशु का आहार। जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो वह पैदा होते ही अपना आहार लेना शुरू कर देता है। बच्चे के आहार की शुरुआत उसके जन्म से ही स्तन से होती है। बच्चे को स्तनपान व उसके साथ साथ माँ को भी पौष्टिक आहार लेना चाहिए। स्तनपान और माँ का आहार। स्तनपान करना तो बच्चे का अधिकार है ही, पर उसे पर्याप्त मात्रा में और समय समय पर दूध मिले, इसका भी प्रयास करना चाहिए। इसके लिए दूध बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का वह कमजोर शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन माँ को करना चाहिए। दूध में मेवा आदि पीस कर लें। इसके अलावा हल्के ताजे आहार और ताजे फल का सेवन करना चाहिए, परंतु बासी तली हुई मसालों वाली बाहरी चीज़ों से परहेज करें। पहले खाए हुए खाने के पचने के बाद ही दूसरी बार खाना चाहिए। धूप, ठंड, पानी आदि से बचना चाहिए। ज़्यादा आराम करना चाहिए। चिंता या तनाव में भी दूध की मात्रा में कमी हो सकती है। यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिलता रहेगा। माता का स्वच्छ व स्वस्थ रहना उसके लिए और बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके बाद है शिशु की वृद्धि के लिए दूध के अलावा पौष्टिक आहार। शिशु की वृद्धि के लिए 2 या 3 महीने के बाद से दूध तथा अन्य पौष्टिक व हल्का पच जाने वाला आहार भी देना चाहिए, क्योंकि 2 या 3 महीने बाद बच्चे में काफ़ी परिवर्तन आता है। 3 साल तक शिशु के आकार में, भार में या प्रकृति में बहुत परिवर्तन होते रहते हैं। इसके साथ ही उसके आहार में परिवर्तन भी बहुत जरूरी होते हैं। नवजात शिशु को जन्म के बाद 10 घंटे तक तो आहार की जरूरत नहीं होती, पर बाद में उबले पानी में
थोड़ी चीनी मिलाकर थोड़ा थोड़ा पिला सकते हैं। कुछ लोग 1-2 बूंद घी में 4-5 बूंद शहद भी डालकर चटाते हैं। आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख है। इसे दिन में 2-3 बार चटाने से शिशु को पोषक अंश पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। शिशु को स्तनपान जन्म के 24 घंटे बाद करना चाहिए। जैसे कि बतलाया जा चुका है कि पहली बार स्तनपान कराने पर स्तन से पीला सरसराव होता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इससे बच्चों में रोग प्रतिरोध शक्ति पैदा होती है। बच्चा कम वजन का और कमजोर हो तो उससे यह दूध नहीं पिलाना चाहिए। शुरू में 10 से 12 दिन शिशु सिर्फ स्तनान व सोना यही 2 क्रियाएं करता है, पर 3-3 घंटे के बाद उसे जगाकर स्तनपान कराना चाहिए। शुरू में उसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है। इससे वह 90 मिली तक दूध पीता है, जो 3 घंटे में पच जाता है। धीरे धीरे पाचन शक्ति बढ़ती है तो दूध पीने की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इसके साथ ही गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी भी बच्चे को पिलाते रहना चाहिए। यह कर्म 3 माह तक चलता है। चौथे माह से उससे पूरक आहार दें। माँ के दूध के अलावा गाय का भैंस के दूध में आधा पानी मिलाकर दे सकते हैं। इस दूध में सौंठ, अजवाइन और वाइडिंग को क्रमशः 1-2-7 के परिमाण में पीसकर इसको 1 चम्मच से 6 भाग चुटकी भर के बराबर 4 कप दूध में डालें। इसमें पानी डालकर उबालें और छानकर बच्चे को खिलाएं। विशेषतः यदि बोतल में थोड़ा दूध बचा रहे तो आपको बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। पानी की मात्रा कम करने के साथ साथ चीनी की मात्रा भी कम करनी चाहिए। बालक के शरीर के भार से 2.5 गुना ज़्यादा दूध की मात्रा होनी चाहिए। अन्य पूर्वक ठोस आहार 4.5 माह के बाद बच्चे को चावल का मांड, दाल का पतला पानी 1-2 चम्मच तक देना आरंभ करें। इसमें 1-2 बूंद घी और स्वाद के लिए हल्का नमक डाल दें। इसकी मात्रा धीरे धीरे 120-180 मिलीलीटर तक करें। इसने पचने पर खूब पकी सब्जियां मसल कर दें। गेहूं या बाजरे के आटे की पतली खीर बनाकर दें। 6 माह से 1 वर्ष तक बच्चे को निम्न प्रकार से आहार बनाकर दें। ये उसके बढ़ते शरीर की जरूरत को पूरा करेगा। गेहूं और चना 800 ग्राम गेहूं में 200 ग्राम चना लें। इससे रात भर पानी में भिगोकर सुबह धोकर अच्छी तरह सुखाकर भून लें। 1 किलो अनाज में 1 चम्मच मेथी दाना मिलाकर पिसवा लें। 2-4 चम्मच आटे में पानी मिलाकर घोल बनाएं। इसमें थोड़ा चीनी, दूध व घी भी मिला लें। इसे बच्चे को खिलाएं। कभी कभी छाछ का प्रयोग भी नमक के साथ किया जा सकता है। मूंग की दाल व चावल को 200 ग्राम व 800 ग्राम की मात्रा में धोकर सुखाएं। इसके 1 किलो मात्रा में 2 चम्मच मेथी मिलाकर थोड़ा मोटा पिसवाएं। 1.5 कप उबलते पानी में 2-3 चम्मच आटा डालकर हल्का पकाएं। इसमें दूध या छाछ या सब्जियों का रस डालकर थोड़ा सा पानी मिलाकर पकाकर बच्चे को दें। सेब की कद्दूकस करके दें। पके केले को मसल कर खिलाएं। पहले 1-2 कतरे माशल कर दें, पर 1 वर्ष का होने पर वह बच्चा पसंद करे तो 1 केला खाने के लिए दें। मसूर पाक जैसी मिठाइयाँ भी खिला सकते हैं। इससे बच्चों को चिकनाई, पौष्टिक और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसे नरम ही बनाएं और
बिल्कुल थोड़ी मात्रा में 1-2 चम्मच भर ही खिलाएं, क्योंकि यह पचने में भारी होता है। दांत निकलने पर बच्चा चबाना सीख लेता है, तो ऐसे में उसे दूध या दाल में चावल या रोटी मसल कर खिलाना चाहिए। उपयुक्त आहार सुबह, दोपहर, शाम 3 बार बच्चे को खिलाना चाहिए। पर जब बच्चा 8 से 12 माह का हो जाए तो इस आहार की मात्रा बढ़ाकर स्तनपान छुड़ाने की कोशिश करें। 1 वर्ष का होने पर आहारों के अलावा ऊपर का दूध सिर्फ सुबह और शाम दें। बार बार खाने की वो नमकीन, मिठाई, क्रीम युक्त चीज़ों की आदत न डालें। बच्चों को हल्का पोषक व सादा खाना खिलाएं। दूसरे साल भी यही क्रम रखें। पहले आप शिशु को जो खिलाते थे वह खाता रहा, पर अब वह हाँ ना कहना सीखता है। अतः जो वह पसंद करे वह उसे उचित मात्रा में खिलाएं। सुबह नाश्ते में सूजी का हलवा, चिवड़ा, दूध आदि दें। साथ ही दूध और कोई एक फल दें। दोपहर में दाल, चावल, सब्जी के साथ छोटी सी पतली सी गेहूं या मकई की रोटी दें। बच्चों को थोड़ी छाछ भी दे सकते हैं। पानी भी उचित मात्रा में दें। शाम को खिचड़ी, रोटी व सब्जी खिलाएं। शाम का खाना जल्दी खिलाएं, जिससे सोने से पहले वे दूध पी सके। फल तो दे ही, साथ ही सूखा मेवा जैसे किशमिश, छुआरा, खजूर आदि भी दे सकते हैं। हरी सब्जी भी खिलाएं। तीसरे साल में ऐसे ही आहार दें। इस उम्र तक दांत काफी निकल आते हैं, तो खाने में कड़ी चीजें दें। चावल या गेहूं के लड्डू, डबल रोटी का टोस्ट, छुहारे, गाजर आदि भी दें। पर गाजर, छुहारे को खिलाते समय बच्चे के पास बैठे रहें, अन्यथा यह उनके टुकड़े निगल सकता है, जिससे काफी परेशानी होती है। बच्चे की संतुष्टि से जानें। बच्चे को पोषक आहार पर्याप्त मात्रा में मिले, इसका ध्यान रखें। 15 से 20 मिनट स्तनपान करने से बच्चा संतुष्ट होकर खेले या सो जाए। उसका वजन ठीक से बढ़े, पूरी नींद सोए और नियमित मल प्रकृति हो तो समझे कि उसको पोषण सही ढंग से मिल रहा है। बच्चे की असंतुष्टि से जाने। बच्चा बार बार स्तनपान करना चाहे, रोता रहे, तो समझ लें कि उसका पेट ठीक से नहीं भर रहा है। ऐसी स्थिति में माता को दूध बढ़ाने वाला आहार खाने चाहिए, जिससे बच्चे को पर्याप्त दूध मिल सके। साथ स्तनपान के अलावा थोड़ा दूध बोतल से भी पिलाएं। जैसे जैसे उम्र बढ़े, उपयुक्त आहार को फेर बदल के साथ वह थोड़ी थोड़ी मात्रा बढ़ाकर खिलाएं। साथ ही बच्चे की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। शिशु और सफाई। बच्चे को जो भी दें वह आहार या अनाज साफ होना चाहिए। खिलाने वाले का हाथ, बर्तन आदि भी साफ होना चाहिए। अब तक तो बतलाया गया है वह सामान्य रूप से ठीक है, फिर भी प्रत्येक बालक का व्यक्तित्व अलग होता है। जन्म के समय एक जैसा देहभार होते हुए भी प्रत्येक बालक की भूख, पाचन शक्ति, देह वृद्धि, मल प्रकृति, नींद इत्यादि में फर्क होता है। कुछ बालक भूखे हों तो भी रोते नहीं, थोड़े आहार से संतुष्ट हो जाते हैं, गहरी नींद से सोते हैं, वे प्रायः स्वस्थ होते हैं। कुछ बच्चे भूख बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, भूख लगने पर रोते हैं। आहार की मात्रा पर्याप्त रहती है, मल त्याग 2-3 बार करते हैं, उनकी नींद मध्यम होती है, स्वास्थ्य भी ठीक ठीक रहता है। कुछ बालक
खाने पर भी संतुष्ट नहीं होते, रोते रहते हैं। मलत्याग दो तीन दिन में एक बार करते हैं, वह भी कड़ा होता है। देह भार जल्दी बढ़ता नहीं, वो कमजोर लगते हैं। सोते समय बार बार जागते हैं। मुख्यतः इन 3 प्रकारों को आयुर्वेद की दृष्टि से कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति, वात प्रकृति का कहा जाता है। एक बार प्रकृति जान लेने पर शिशु के आहार व उसकी परिचर्या आदि में आसानी रहती है। जैसे कफ प्रकृति बच्चे के आहार में चिकनाई व चीनी की मात्रा कम रखनी होती है। आहार की मात्रा कम हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं होती। पित्त प्रकृति के बच्चे को आहार अन्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी जल्दी देना पड़ता है। मल प्रकृति 2-3 बार हो तो चिंता नहीं करनी चाहिए। चीनी की मात्रा ठीक ठीक रखनी चाहिए। तरल पदार्थ देना अच्छा रहता है। वात प्रकृति व बालक को चिकनाई चीनी की अधिक मात्रा अवश्य होती है। 2-3 साल की आयु तक खान पान का ध्यान रखने से बालक के भावी आरोग्य की सुधरनी पड़ती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगला है शिशु के लिए जीवन रक्षक आवश्यक टीके। आज की विकसित मेडिकल साइंस में मृत्यु दर को कम कर दिया गया है। इसमें शिशु की मृत्यु दर भी शामिल है। नवजात शिशु को समय रहते जीवन रक्षक टीके लगवाकर हम उनको भविष्य में होने वाले रोगों से जहां बचा सकते हैं, वहीं उनके स्वास्थ्य में भी सुधार के प्रयास कर सकते हैं। टीकों की सूची इस प्रकार है। टीकों की सूची: गर्भाधारण के प्रारंभिक काल में टीटी का एक टीका, टीटी के टीके के एक माह बाद टीटी का दूसरा टीका, शिशु जन्म के 1 माह के भीतर बीसीजी का टीका, तीसरे माह डीपीटी का टीका, ओपीवी डोज मुंह से, चौथे माह डीपीटी का दूसरा टीका, ओपीवी 2 डोज मुंह से, 5वां माह डीपीटी का तीसरा टीका, ओपीवी 3 डोज मुंह से, 8वें से 11 माह में डेढ़ वर्ष, 8वें से 11 माह में खसरे का 1 टीका, 1.5 वर्ष में डीपीटी बूस्टर टीका, ओबी बूस्टर डोज मुंह से, 5वें वर्ष डीटी बूस्टर डोज मुंह से, 5 वर्ष डीटी बूस्टर का टीका, ओबी बूस्टर डोज मुंह से, 8 वर्ष टीडी बूस्टर का टीका, ओपी बूस्टर डोज मुंह से। शिशु का स्वास्थ्य परीक्षण करवाते रहना भी आवश्यक है। वैसे शिशु का परीक्षण जन्म के बाद, फिर उसके 15 दिन बाद, फिर 1 वर्ष तक प्रत्येक दूसरे माह में, फिर हर 6 माह में एक बार परीक्षण करवाते रहना चाहिए। पर परीक्षण के साथ समय समय पर रोग से सुरक्षा के लिए टीके भी लगवाने चाहिए। माँ के स्वस्थ रहने पर ही गर्भ में बच्चा भी स्वस्थ रहता है। इसलिए कुछ टीके गर्भावस्था में स्त्री को तथा कुछ टीके जन्मोपरांत शिशु को लगाए जाते हैं। बच्चों को टीका लगवाने के लिए इतना जोर क्यों दिया जाता है? इसके फायदे क्या हैं आदि प्रश्न हमारे मन में उठ खड़े हुए हैं। बढ़ती हुई आबादी और प्रदूषण के कारण पौष्टिक आहार और साफ पानी तो दूर, शुद्ध हवा भी सांस लेने के लिए नहीं मिलती, फिर भी हम रोज बीमार नहीं होते। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में कोई
अदृश्य शक्ति है जो शरीर को निरोग रखती है। इसी शक्ति को रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं। यह क्षमता दो तरह की होती है, प्राकृतिक एवं उपर्जित। प्राकृतिक रोग प्रतिकारक शक्ति जन्म से ही शरीर में मौजूद होती है। यह ऐसी जाति का प्राणी हो जिनको कोई रोग ही नहीं होता। जैसे मुर्गियों को धनुवती नहीं होता, कुत्ते चूहों और बकरियों को टीबी नहीं होती, अफ्रीका के काले लोगों को कभी भी पित्त ज्वर नहीं होता। उपाधि रोग प्रतिकारक शक्ति यानी जब हम रोगग्रस्त होते हैं यही शक्ति आजीवन बनी रहती है तो वह रोग दोबारा नहीं होता। जैसे खसरा, यह एक बार होता है पर बाद में शरीर में इसके विशुद्ध रोग प्रतिकारक शक्ति जीवन भर के लिए पैदा हो जाती है। यहाँ जब कृत्रिम रोग प्रतिकारक शक्ति के बारे में जानेंगे, किसी रोग के प्रतिकारक हेतु उस रोग के होने का इंतजार हम नहीं करते, बल्कि कृत्रिम रूप से यह प्रतिकारक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जो दो तरह की होती है, संक्रिय और कृत्रिम रोग। प्रतिकारकता और निष्क्रियता। कृत्रिम रोग प्रतिकारकता। रोगकारक जंतु अथवा उसके विष टॉक्सिन की इतनी ही मात्रा में शरीर में पहुंचाया जाता है जिससे उस रोग को रोकने के लिए शरीर में प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न हो। इससे ही संक्रिय कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इस शक्ति को उत्पन्न होने में 8 से 10 दिन लगते हैं। इसे टीका या वैक्सीन कहते हैं। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के तत्व उत्पन्न करने के बजाय बाहर ही इन तत्व को उत्पन्न करके उन्हें टीके द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है, जिसे निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं।